दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी क्रम में यहाँ पे पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास 11th की भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर तीनों को कंप्लीट करके उनके वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब आज यहाँ पे उसके आगे के चौथे चैप्टर की बात की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था संविधान क्यों और कैसे। दूसरे चैप्टर में भारतीय संविधान में अधिकार कैसे दिए गए हैं। फिर अगले चैप्टर में हमने चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे चुनाव कैसे होते हैं और क्या चुनाव की क्या प्रक्रिया है, क्या पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अदर जगह से कंपेयर करने पे हमारे यहाँ पे चुनाव की क्या कंडीशन है, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसके चौथे चैप्टर के बारे में, जिसमें जो कार्यपालिका है उसके बारे में। हम लोग जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले तो कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। तो इस चैप्टर में हम लोग कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में विधायिका के बारे में पढ़ेंगे और उसके अगले चैप्टर में हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका इस चैप्टर में हम और क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। एक संसदीय कार्यपालिका होती है और एक राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका होती है। फिर भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, फिर मंत्रिपरिषद की संरचना क्या है, मंत्रिपरिषद के कार्य क्या है, और प्रशासनिक मशीनरी कैसे है भारत में और उसका क्या महत्व है, उसके क्या कार्य हैं। इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, आइए अगला देखते हैं। इसमें कार्य सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका क्या है। तो हम लोग हमेशा से सुनते हैं कि कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, मतलब जो भी प्रशासनिक कार्य को करता है, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, हर एक जगह पे महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो आपके स्कूल का प्रशासन हो, किसी भी संस्था का प्रशासन हो, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही प्रशासन कहते हैं, मैनेजमेंट वाला जो रहता है, और यही कार्यपालिका होती है। अच्छा, इसमें ये भी है कि सरकार के मामले में अगर देखें तो सरकार में एक पूरी संस्था बनी होती है जो कि निर्णय को लेती है। जो भी नीतियां होती हैं, जो भी नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उनके बारे में बताती है और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। अब अगर हम लोग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करें, तो विधायिका का काम मोटा मोटी होता है कि नीति निर्माण प्रक्रिया को पालन कराना, नीति निर्माण की प्रक्रिया। कार्यपालिका का होता है कि नीति क्रियान्वयन, और न्यायपालिका का होता है कि नीतियों का अवलोकन सही है कि नहीं है, संविधान की के अनुसार है नीतियां कि नहीं है। तो यहाँ पे सरकार के मामले में देखते हैं कि ये जो संस्था होती है ये नीतिगत निर्णय लेती है और यही कार्यपालिका होती है। तो इसी को प्रशासन कहा जाता है। अब कार्यपालिका क्या होती है कि वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे है कि नीति क्रियान्वयन करती है, बट कभी कभी नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी रहती है। अच्छा, कार्यपालिका में भारत की कार्यपालिका की संरचना की बात करें तो भारत में 2 तरह की कार्यपालिका होती है। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। तो अस्थायी कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो इसमें प्रधानमंत्री आ जाता है, राष्ट्रपति आ जाते हैं, मंत्रिपरिषद आ जाते हैं पूरा। और जबकि जो अस्थायी कार्यपालिका होती है उसमें जो हमारे सिविल सर्वेंट रहते हैं वो सारे आ जाते हैं। स्टेट सिविल सर्वेंट, स्टेट के जो भी सिविल सर्वेंट रहते हैं और जो भी सेंटर के सिविल सर्वेंट रहते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका में के रूप में आते हैं। और इसके तहत केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्री ही नहीं बल्कि पूरा प्रशासनिक ढांचा ही शामिल होता है। तो इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो हर एक जगह पे, हर एक देश में अलग अलग कार्यपालिका के प्रकार होते हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं, इंग्लैंड में महारानी होती हैं, और दोनों की जो शक्तियां हैं उसमें बहुत अंतर होता है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और इंग्लैंड की महारानी की शक्तियां दोनों बहुत बहुत भिन्न होते हैं। अब भिन्न क्यों होते हैं ये हम आगे आके देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है।
अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ये इसमें पूरी ये फ्लो चार्ट देखिए, इसमें बहुत सही तरीके से पूरा समझाया गया है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्यपालिका के प्रकार। तो कार्यपालिका के मूलतः दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कैसे होते हैं? तो पहला तो है कि जो सामूहिक नेतृत्व का सिद्धांत होता है उसके आधार पर, और दूसरा है कि एक व्यक्ति ही नेतृत्व करता है यहाँ पे। तो जो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत है, इसमें भी दो प्रकार के हैं, एक संसदीय कार्यपालिका है, एक अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। और जो एक व्यक्ति का नेतृत्व है उसमें अध्यक्षात्मक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो संसदीय है, पार्लियामेंट्री है, और इसके बाद जो अर्ध अध्यात्मक है, इसमें दोनों में अंतर क्या है? तो जो संसदीय है जो हमारे यहाँ पे फॉलो अप की जाती है, और जो अर्ध अध्यात्मक है ये फ्रांस में और यहाँ पे फॉलो की जाती है, इजराइल में, कुछ कुछ देशों में फॉलो अप की जाती है। तो संसदीय में क्या होता है कि यहाँ पे जो राष्ट्र सरकार होता है उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ में राष्ट्रपति भी होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है, और जो मतलब मेन हेड होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो होता है प्रधानमंत्री ही होता है, वही सब चीजों को देखता है। और यहाँ पे जो विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है। विधायिका के प्रति ये पूरी तरीके से जवाबदेह होता है, और इसमें से मतलब देश का प्रमुख भी इसको तो नहीं माना जाता, राष्ट्रपति को माना जाता है यहाँ पे संसदीय में। अच्छा, अर्धअध्यक्षात्मक में क्या होता है कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिपरिषद है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। और फिर यहाँ पे अगर अध्यक्षात्मक देखें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति होता है और वही देश का प्रमुख होता है, सरकार का भी वही प्रमुख होता है, सर्वे सर्वा वही होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष मतदान पे होता है, और वो विधायिका के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो ये संसदीय व्यवस्था है इसमें भी दो तरह से होते हैं। जैसे इंग्लैंड में देखें तो वहां पे राजा रानी का कॉन्सेप्ट है, महारानी इंग्लैंड की होती है। अगर भारत में देखें तो भारत में राष्ट्रपति होते हैं। तो जो संसदीय राजतंत्र हो संवैधानिक राजतंत्र होता है, वहां पे जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और हेड ऑफ नेशन, दो चीजें होती हैं। तो जो हेड ऑफ नेशन होता है वो महारानी होती हैं या महाराजा होते हैं, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और अगर बात किया जाए संसदीय गणतंत्र की, जैसे भारत में क्या स्थिति है, तो संसदीय गणतंत्र की स्थिति है। तो भारत में राष्ट्रपति जो होता है वो हेड ऑफ नेशन होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है वो, यहाँ पे गणतंत्र की बात है तो राष्ट्रपति हर 5 साल के बाद बदल भी जाता है, उनका चुनाव भी होता है। और जब राजतंत्र होता है जहाँ पे, तो वहां पे वो हेरिडेटरी चली आती है, राजा के बेटे फिर राजकुमार फिर उनके राजकुमार, मतलब उसी क्रम में वही जो हेड ऑफ नेशन है वही लगातार बने आते हैं। और जो शक्तियां होती हैं हेड ऑफ नेशन की, चाहे वो संवैधानिक राजतंत्र में हो व संसदीय गणतंत्र में है, वो लगभग समान ही रहती हैं। पूरी तरीके से तो नहीं होती हैं लेकिन लगभग ही समान ही रहती हैं। अब इसमें हम लोग, ये तो हो गया कि पूरी तरीके से इसको हमने समझा, ये जो इन्होंने दिया है पूरा ग्राफ रूप में, और ये बहुत सही है। अब इसी का विस्तार यहाँ पे देखते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया पूरा। अच्छा, कहाँ कहाँ पे कैसी व्यवस्था है ये एक बार हम लोग देख सकते हैं। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, पूरी तरीके से कई बार क्वेश्चंस में आ जाती है। तो जैसे अमेरिका में पूरी तरीके से अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और राष्ट्रपति के पास ही समस्त शक्तियां निहित हैं। कनाडा में अगर देखें, वहीं पे अमेरिका के ऊपर ही है जस्ट, तो वहां पे संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र है। तो मतलब कि लोकतंत्र भी है जैसे हमारे यहाँ पे है उस तरह से है, लेकिन इंग्लैंड की तरह से है कि वहां पे वो जो राजतंत्र है, जो हेड ऑफ नेशन है वो महाराजा टाइप के होते हैं। फिर फ्रांस में अगर देखें तो अर्ध व्यवस्था है। जापान में संसदीय व्यवस्था है, लेकिन वही संसदीय राजतंत्र वाली है कि जिसमें जो राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। फिर इटली में संसदीय व्यवस्था है, इटली में भी। रूस में अर्ध अध्यक्षात्मक है। जर्मनी में संसदीय है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति, सरकार और राज्य दोनों का ही प्रमुख होता है। हम लोगों ने देखा ही ये सारी बातों को। फिर आगे हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर आगे है कि भारत में संसदीय कार्यपालिका कैसे है, क्या तरीका है संसदीय कार्यपालिका का,
और कहाँ से हमने लिया है इसको, और ये सब चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो जब इन्होंने बताया कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, मतलब 1946 से 49 के बीच में, दिसंबर 1946 से 1949 के बीच में जब संविधान लिखा जा रहा था, तो उस टाइम पे हमारे पास 1919 का एक्ट था, चार्टर एक्ट था, और 1935 का एक्ट था। उसी के आधार पे हमारे यहाँ पे कुछ कुछ चुनाव हो रहे थे, अंग्रेजों के टाइम से ही चले आ रहे थे, हम लोगों ने देखा है इसको। तो यहाँ पे इन लोगों ने अनुभव किया, जो भी हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, कि एक ये चीज है कि जो विधायिका है वो कार्यपालिका पे प्रतिबंध लगा सकती है। अगर कार्यपालिका कहीं भी बहुत ज्यादा ऑटोक्रेसी दिखाने की कोशिश करता है, तो विधायिका उस पर प्रतिबंध लगाने का काम कर सकती है। तो इन्होंने सोचा कि भैया हमें ऐसी सरकार चाहिए जो एक तो जनता के अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो और उत्तरदायी हो। अगर अध्यात्मात्मक कार्यपालिका में देखें तो व्यक्ति की पूजा होने लगती है, कि एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा होता है, तो हो सकता है वहां पे सेंट्रलाइजेशन आ जाता, शक्तियों का केंद्रीकरण आ जाता। तो यहाँ पे ये लोग ऐसा चाहते नहीं थे, इसलिए इन्होंने कहा कि यहाँ पे ये कहा किया जाएगा कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के पास कुछ शक्तियां होंगी तो उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए थोड़ी बहुत राष्ट्रपति के पास होंगी। इस तरह से भारत में यहाँ पे संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया। और यहाँ पे ये संसदीय कार्यपालिका में ये भी है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है पूरी तरीके से, और उन्हीं से नियंत्रित भी होती है। राष्ट्र और संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर ही कार्यपालिका की इसी व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। और इसमें हम लोगों ने देखा है कि जो राष्ट्रपति होता है वो हेड ऑफ नेशन होता है, और प्रधानमंत्री जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। और इस तरह से यहाँ पे राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, और प्रधानमंत्री जो होता है, अगर जब चुनाव होता है और उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और वो मंत्रिपरिषद के माध्यम से अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। और यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन नागरिक नहीं करते हैं, बल्कि हम नागरिक जिनको चुन के भेजते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, वो लोग राष्ट्रपति का चुनाव, विधानसभा में और लोकसभा के, वो लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और यहाँ पे इसके बाद फिर यहाँ पे ये निर्वाचन जो होता है, यहाँ पे प्रणाली कौन सी अपनाई जाती है, तो कल हम लोगों ने देखा था कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत, इन दोनों के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे होता है। अच्छा, इसको हटाया कैसे जाएगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को हटाने की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और महाभियोग का मतलब यही हुआ कि अगर लगता है कि राष्ट्रपति का आचरण सही नहीं है, तो उसके आधार पे इनको हटाने के लिए एक लोकसभा में एक वो विधेयक लाया जाता है, और उसको पारित किया जाता है 2/3 सदस्यों के द्वारा, और उसके बाद फिर वो राज्यसभा में जाता है दूसरे सदन में, और वहाँ पे उन पे कार्यवाही होती है, जांच वगैरह की जाती है। और वहाँ पे राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं कि हाँ, अपनी बात रखने के लिए। और फिर अगर वहाँ पे भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। और ये केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पे ही है, और कोई आधार नहीं है। अच्छा, इसमें है कि जो हमारा अनुच्छेद वो 74 है, इसमें इन्होंने बताया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उसका मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति अपने जितने भी कार्यों को करेगा वो इसी सलाह के अनुसार ही करेगा। और लेकिन ऐसा नहीं है कि मंत्रिपरिषद कुछ भी सलाह दे तो राष्ट्रपति बाध्य है। इसमें एक ही कंडीशन रखी गई है कि राष्ट्रपति बाध्य होता है, बस एक बार उसे वापस कर देता है। जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने कहा कि आप ये निर्णय सरकार लेना चाहती है, और वो राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति को अगर लगता है कि इसे संविधान का उल्लंघन कहीं पे हो रहा है, कहीं पे है ये सब चीजें, तो वो एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। परंतु अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने दोबारा उसको भेज दिया, तो फिर राष्ट्रपति को उसे मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे तो इस तरह से होता है कि ये बाध्य है इसके लिए। अच्छा, यहाँ पे विवाद भी हुआ था यहाँ पे, फिर बाद में संविधान संशोधन करके ये शक्तियां, ये बता दिया गया था, क्लेरिफाई कर दिया गया था कि यही चीज फाइनल है।
फिर आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है। राष्ट्रपति के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि उनका चुनाव कैसे होता है, उनको हटाया कैसे जाता है। अब उनकी शक्तियां क्या है, उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है कि राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां मिली हैं, और ये सब कार्यकारी, विधायी, कानूनी, आपातकालीन बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन ज्यादातर संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, क्योंकि जो लोग प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि होते हैं, उनको ज्यादा वैल्यू दी गई है। तो इस तरह से जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इन शक्तियों का प्रयोग करता है, और इनकी सलाह इनको माननी ही पड़ती है। तो फिर ये देखते हैं कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या है। वैसे तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति हमेशा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करता है, लेकिन अब इनके कुछ विशेषाधिकार है भी हैं कि बस ऐसे ही अपना प्रधानमंत्री की सलाह से काम कर रहे हैं, अपना भी तो कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि इनको कुछ कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। अब विशेषाधिकार कौन कौन से दिए गए हैं ये हम लोग देखते हैं। तो ये है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो जो भी प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद निर्णय ले रही है, तो उनसे अपना मांग सकते हैं कि भैया हमें उसके बारे में बताइए, सूचना मांग सकते हैं। और प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि राष्ट्रपति जो भी सूचना मांगे वो उसे दें। और वो कभी कभी होता भी है कि राष्ट्रपति जो होते हैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, और देश की में जो भी समस्याएं वो हो रही होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, और सूचना वूचना मांगते हैं तो अपना वो देते भी हैं। अच्छा, यहाँ पे और भी बताया गया है कि और भी 3 अवसर ऐसे हैं जहाँ पे राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकारों के प्रयोग करते हैं। पहला तो ये है कि एक बार हमने देखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एक बार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है। अगर वही सलाह दोबारा दे तो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे वीटो पावर भी है इनके पास में। और वीटो में इंडिया में जो है वो पॉकेट वीटो का कॉन्सेप्ट है। पॉकेट वीटो में ये है कि अगर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ने कोई इनको बिल भेजा कि ये हमें पास करना है, अब राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल पर सहमति दे दें, चाहे तो उसको अस्वीकार कर दें। और तीसरा इनके पास एक ऑप्शन होता है कि उस बिल को अपना पॉकेट में रख ले, कोई निर्णय ही ना दे। अच्छा, और जगह पे, जैसे और जगहों पे जहाँ पे पॉकेट वीटो है, वहां पे कुछ कुछ दिन का प्रावधान रखा गया है, 10 दिन 15 दिन, आप इसके बाद फिर तुम नहीं रख सकते हो, आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ये अनिश्चित समय के लिए है। तो पॉकेट वीटो का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि उन्होंने ना तो स्वीकृत किया है ना तो अस्वीकृत किया है, बस उसको पॉकेट में रख लिया है। तो एक पॉकेट वीटो का है, और कई बार इसको प्रयोग भी करते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं। और तीसरा यहाँ पे है कि अगर ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां आ गई कि किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिला हो, वैसे तो राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन अगर किसी भी को भी बहुमत नहीं मिला तो ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार हो जाता है कि वो जो भी बहुमत, सबसे ज्यादा मत वाली पार्टी है, उसको बुलाए और कहे कि आप सरकार बनाइए। कई बार ये इन शक्तियों का प्रयोग का भी लोग गलत फायदा उठाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो राजनीतिक विरोधियों, ये सब चीजें होती रहती हैं। बट मेन यही है कि यहाँ पे अगर कभी भी ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बताया कि जब तक बहुमत मिलता है तब तक राष्ट्रपति का रोल न्यूट्रल हो जाता है कि भैया जिसको बहुमत मिला उसी को बुलाना। अब 1989 में क्या हुआ था, 1989 के बाद से गठबंधन की सरकारें आने, किसी भी पार्टी को बहुमत मिल ही नहीं रहा है, तो इस तरह से राष्ट्रपति का महत्व यहाँ पे बहुत बढ़ गया था। अच्छा, इसके बाद फिर ये है कि यहाँ पे फिर हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार ज्यादातर या राजनीतिक परिस्थितियों पे ही आधारित होता है। ऐसा कोई विशेषाधिकार है नहीं इनका कि हमेशा के लिए है। जब राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो ये अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, अगर नहीं बन रही हैं तो फिर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फिर इन्होंने बताया कि राष्ट्रपति का मतलब अगर नॉर्मल कोई बच्चा देखे तो इन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ आलंकारिक ही प्रधान ही होता है क्या, तो फिर क्या जरूरत है हमें इतना महंगा खर्चा करने की, राष्ट्रपति बनाने की, जब उनका कुछ काम ही नहीं है, सारा काम वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर रहे हैं, और विशेषाधिकार का प्रयोग भी कभी कभार कर रहे हैं, तो हमें राष्ट्रपति की क्या आवश्यकता है, ये भी एक प्रश्न था। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति की हमें आवश्यकता है, इसके बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद है वो अगर प्रधानमंत्री का लोकसभा में बहुमत खत्म हो गया
तो प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। जैसे ही प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देंगे, मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाएगी। अब जब मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी तो उसके लिए नई मंत्रिपरिषद नियुक्त करनी पड़ेगी। और राष्ट्रपति जो होता है वो अस्थाई, मतलब इसका कार्यकाल अस्थाई होता है ज्यादातर। और एक बार इन पे महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन तब भी अस्थाई होता है। तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए राष्ट्र प्रमुख, जो कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सके और सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। तो इस तरह से राष्ट्रपति की ये भूमिका भी राष्ट्रपति बनाने के लिए उसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसमें है कि अगला हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। और जैसे राष्ट्रपति को चुनते हैं वैसे ही इनको चुनते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए होता क्या है कि विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों से वोटिंग कराई जाती है। और इनके लिए क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा से के सदस्यों के लिए राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से वोटिंग कराई जाती है। और यहाँ पे ये होता है कि ये नॉर्मली क्या होते हैं कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अगर कभी राष्ट्रपति की असमय मृत्यु हो गई, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और कभी महाभियोग के द्वारा उनको हटा दिया गया, तो ये राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर सकते हैं। फिर अगला ये है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का क्या रोल है। अब हम लोगों ने राष्ट्रपति का तो पढ़ लिया, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का भी देखते हैं। तो इसमें है कि ये क्या कहते हैं, राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, हम लोगों ने देखा। और प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। और संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना बहुत जरूरी हो जाता है। और बहुमत से ही क्या होता है, प्रधानमंत्री की बहुत सारी शक्तियां होती हैं। अब अच्छा, प्रधानमंत्री की शक्तियां देख लेते हैं क्या होती हैं। तो प्रधानमंत्री ही तय करता है कि उनके मंत्रिपरिषद में कौन होगा, मतलब किसको वो मंत्री बनाना चाहते हैं। फिर दूसरा ये है कि इसमें जो भी मंत्री होंगे उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, वो भी काम वही करता है। और उनका जो है वो उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, राज्य मंत्री बनाया जाए या उप मंत्री बनाया जाए, ये सब भी प्रधानमंत्री ही देखता है। और जो प्रधानमंत्री ही वही ये सब कहता है। प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं पूरी मंत्रिपरिषद के लिए जरूरी है कि वो संसद का सदस्य हो। और अगर नहीं है वो संसद का सदस्य, तो 6 महीने के भीतर उनके सदस्य के रूप में उनको निर्वाचन होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब गठबंधन की सरकारें बननी शुरू हुई, तो यहाँ पे लोगों को शामिल करने के लिए राजनीति में किया ही जाता है कि भैया आइए और आप आइए और हम आपको मंत्री पद दे दे। तो ये पता चला कि जितने मंत्री की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा भी मंत्री बने चले जा रहे हैं सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए। तो यहाँ पे 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और 91वां संविधान संशोधन हुआ, और उसमें ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया गया। उसमें कहा 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। तो फिर ये मंत्रिपरिषद के आकार की बात हो गई। अब अच्छा, मंत्रिपरिषद जो होता है ये लोकसभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगर जो सरकार है लोकसभा में विश्वास खो देती है, तो जितने मंत्री होते हैं सबको पूरी तरीके से त्यागपत्र देना पड़ता है। और यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व तो क्या है, इससे ये पता चलता है कि मंत्रिमंडल की एकजुटता है। और अगर किसी भी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आया तो सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे प्रधानमंत्री को नेहरू ने कहा था कि ये सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी थी। इसलिए क्यों दी थी ये क्वेश्चन बन जाता है। तो क्यों दी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र दे देता है या फिर प्रधानमंत्री की असमय मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है, पूरी मंत्रिपरिषद ही खत्म हो जाती है। फिर से नए सिरे से प्रधानमंत्री को बनाकर, और प्रधानमंत्री ही अनाउंस करता है कि कौन सा उनका कैबिनेट मंत्री होगा, कौन सा राज्य मंत्री होगा, किसको क्या क्या दिए जाएंगे मंत्रिपरिषद के पद। ये सब चीजें प्रधानमंत्री ही तय करता है। और इस तरह से प्रधानमंत्री की शक्तियों का कौन कौन से स्रोत है, कैसे मतलब वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसमें यह है कि मंत्रिपरिषद पे उसका नियंत्रण होता है पूरी तरीके से, लोकसभा का नेतृत्व वही करता है, जो भी अधिकारीगण हैं उस पे उनका पूरा आधिपत्य होता है, मीडिया तक पहुंच उनकी होती है, चुनाव के दौरान वो हर जगह पे जाकर भाषण देते हैं, तो उनके व्यक्तित्व का और उभार हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो राष्ट्रीय नेता की छवि, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थितियों पे ही निर्भर करती हैं। अगर प्रधानमंत्री को एकदम शक्तिशाली बनना है तो उसे बहुमत एकदम मिलना चाहिए। परंतु अगर गठबंधन की सरकार बन रही है और कई सारे वहां पे राजनीतिक दल आपस में गठबंधन करके सरकारें बना रहे हैं,
तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाता है कि प्रधानमंत्री सबको खुश करने का प्रयास करता है, तो उसमें कहीं न कहीं उनकी जो शक्तियाँ हैं वो सीमित हो जाती हैं। अब कैसे सीमित होती हैं? तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की विशेषाधिकार जो है वो बढ़ जाता है। फिर दूसरा है कि गठबंधन की राजनीति के कारण जो राजनीतिक सहयोगी हैं उनसे परामर्श लेने की जरूरत पड़ने लगती है। फिर तीसरा ये है कि प्रधानमंत्री जो है फिर इनका जो अनेक विशेषाधिकार जैसे मंत्रियों का चयन उस तरह से वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब वो अलग अलग पार्टी की राजनीतिक पार्टी के जब लोग आ रहे हैं तो उनको भी खुश करने के लिए उनको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा। फिर चौथा ये है कि प्रधानमंत्री उस तरह से केवल अपनी ही पार्टी की नीतियां वगैरह लेके चलता, लेकिन अगर कहीं पे गठबंधन की सरकार है और राजनीतिक विरोधियों का है तो उन्हें सबकी नीतियों को मानकर चलना पड़ेगा। तो ये एक बात हो जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में फिर प्रधानमंत्री का पद एक नेता के से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका में हो जाता है। तो इस तरह से हमने प्रधानमंत्री वाली पूरी चीजें पढ़ी यहाँ पे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि राज्य में कैसी व्यवस्था होती है। तो इन्होंने बताया, हम लोगों ने ऊपर देखा ही कि हमारे यहाँ पे केंद्र में और राज्य में दोनों ही जगह पर संसदीय व्यवस्था का पालन होता है। और ये इसी तरह से कार्यपालिका, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति होता है वैसे राज्यपाल भी होता है, बस ये मुख्यमंत्री भी वहाँ पे भी बहुमत दल का नेता होता है। और लेकिन ये है कि राज्यपाल के पास थोड़ी सी ज्यादा विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। फिर यहाँ पे फिर हम लोगों ने देखा थी कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। अस्थायी कार्यपालिका में तो हम लोगों ने देख लिया पूरा कि पूरा राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है। अब हम लोग आते हैं कि जो अस्थायी कार्यपालिका है उसके ऊपर। तो अस्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही होता है। तो इसमें नौकरशाही में क्या होता है, इसमें पूरी तरीके से नागरिक सेवा जो होती है, पब्लिक सर्विसेज भी इसको कहा जाता है। सैन्य सेवाओं से अलग करने के लिए यहाँ पे नागरिक सेवा की बात की गई है। और इसमें जो प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी होते हैं और जो नीतियों को लागू करते हैं, नीतियों को बनाने में सहयोग करते हैं, उन सब की बात की जाती है। अच्छा, नौकरशाही का से ये भी एक उम्मीद की जाती है कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ हों। और जो हमारे संविधान में थे, जो मतलब हमारे देश के लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने तो इनको जो भी हमारी नौकरशाही है, इनको तो उन्होंने पूरी तरीके से स्टील फ्रेम कहा था कि मतलब बहुत ही ज्यादा ये टिका हुआ है, जो हमारे देश की व्यवस्था है वो नौकरशाही पर ही टिका हुआ। तो इसीलिए इन्होंने भारत के स्टील फ्रेम के रूप में इनको संज्ञा भी दी थी। अच्छा, तो अगर ये है कि ये पूरी तरीके से जो नीतियों का कार्यान्वयन होता है ना जमीन स्तर पे, उनसे ये जुड़े होते हैं। और केंद्र स्तर के अधिकारी होते हैं, लेकिन राज्यों में जाके काम करते हैं। मतलब किसी भी राज्य का में जो भी जिला है, उस जिले का डीएम वो होता है। यूपीएससी उसको सेलेक्ट करती है, यूपीएससी पूरी ट्रेनिंग करवाती है, केंद्र सरकार के ही हाथ में होता है कि उसकी कहाँ पे ज्वाइनिंग हो पूरी तरीके से डीओपीटी के तहत में। और कार्य यहाँ पे करना होता है राज्य के अधीन, राज्य सरकारों के अधीन। तो इस तरह से जो केंद्र राज्य संबंध हैं उनको भी बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा ये है कि सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर अगला ये है कि क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अक्सर अधिकारीगण अपने में ही चूर रहते हैं, ज्यादातर वो जनता से बोलते नहीं है, जनता की आकांक्षाओं को नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हर एक डिपार्टमेंट, जैसे अगर मान लो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, तो एक महिला एवं बाल विकास मंत्री होगा, उसके उसके नीचे महिला एवं बाल विकास सचिव होंगे। जो सचिव होंगे वो अस्थायी कार्यपालिका होंगे, लेकिन उनके ऊपर जो मंत्री होंगे जिसको जनता ने चुना है, जनता की आकांक्षाओं का जो प्रतीक है वो उनके ऊपर है। तो इस तरह से जो जनता की आकांक्षाएं जहाँ पे व्यक्त हो रही हैं, उनको सबसे ऊपर रखा गया हमारे यहाँ पे संसदीय व्यवस्था में। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो हमारी नौकरशाही है उसको राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। उन वो जो भी नीतियां, जो भी काम करे, किसी एक पार्टी के लिए ना करे, वो सरकार के लिए ही करे। और इस तरह से इन्होंने बताया कि जो नौकरशाही है यहाँ पे तीन पार्ट में पूरी तरीके से डिवाइड है। एक अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, जो हर एक तैयारी वाले बच्चे का सपना होता है, आईएएस आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज। फिर जो केंद्रीय सेवाएं हैं, इसमें है कि भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा। जो प्रांतीय सेवाएं हैं, इसमें बिक्री कर सेवाएं, ये सब आती हैं। तो यहाँ पे है कि ये भले ही राज्य के तहत काम करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ही इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। और जो राज्य के प्रमुख होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की ही देखरेख व नियंत्रण में रहते हैं।
फिर ये सब हम लोगों ने बता दिया कि नौकरशाही की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे निष्कर्ष पे आते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये भी बात हम ऊपर समझ ही चुके हैं कि जो सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज़्यादा बहुत शक्तिशाली होती है, और लोकतांत्रिक नियंत्रण इसलिए इस पे आवश्यकता बढ़ जाती है, लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी मंत्री है, कोई भी सचिव है, सचिव क्या है कि वो अस्थायी कार्यपालिका है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो लोगों की आकांक्षाएं निहित हैं, जिसमें उस मंत्री के तहत ही सचिव को रखा जाता है। तो इस तरह से विधायिका का यहाँ पे बहुत नियमित नियंत्रण भी होता है। जैसे संसद में उनको बजट पेश करना होता है कार्यपालिका को, जितने भी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्र वो मंत्रिपरिषद है, उन पे सब पे विधायिका का नियंत्रण इस तरह से होता है। और विधायिका ही उसमें जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ वो भी लगा सकती है, वहां अभियोग की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है, उनको पद से हटा भी सकती है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और हम लोगों ने देखा यहाँ पे कार्यपालिका के बारे में, पूरा पढ़ा सब कुछ। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए, अपना पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, और आपकी अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ें, समझें, हमारे वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, और अगर कहीं भी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है, तो आप उसे भी बताएं, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें। तो इस तरह से बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।